एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबी लर्नर्स। अगर आपका भी कल इग्नू एमएमपीएफ 6 यानी मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम है और आप लास्ट मिनट रिवीजन के लिए परेशान हो रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो में हम प्योर सिलेबस के उन सबसे इंपॉर्टेंट और हाई यील्ड क्वेश्चन को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे जो आपके पेपर में चांस है कि आने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको इस लेक्चर की पेड PDF नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पिन व्हाट्सअप नंबर पर मुझे DM कर दें। चलिए बिना टाइम वेस्ट के लिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन फंड बेस्ड वर्सेस फ़ी बेस्ड सर्विसेज। तो फंड बेस्ड और फ़ी बेस्ड सर्विसेज हमारी क्या होती हैं? फंड बेस्ड सर्विसेज जो होती हैं, बैंक जो है ना इसमें अपना खुद का पैसा या अपनी एसेट क्लाइंट को देता है। अब बैंक का इसमें खुद अपना पैसा या एसेट्स देता है तो उसके बदले में वो क्या करता है, उनसे इंटरेस्ट लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक ने लोन दिया तो वो बैंक का ही पैसा है तो उसके बदले में वो इंटरेस्ट लेगा, या अपनी कोई प्रॉपर्टी लीज पर दे दी तो उसके बदले में वो रेंट लेगा। और इसमें क्या होता है, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है बैंक को, और बैंक की कमाई इंटरेस्ट या रेंट के रूप में होती है। और फ़ी बेस्ड सर्विसेज क्या होता है, यहाँ पे बैंक जो है अपना पैसा बिल्कुल नहीं फंसाता बल्कि अपनी नॉलेज, स्किल्स, प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके क्लाइंट की मदद करता है। इसमें रिस्क बहुत कम होता है और इसमें कमाई जो है ना बैंक की, वो लोन या इंटरेस्ट से नहीं होती। जैसे कि उसमें लोन के इंटरेस्ट से इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि सर्विसेज के बदले में ना वो फ़ीस चार्ज करता है। तो यही इसमें बताया है कि इसका कोर नेचर यही फिजिकल असेट्स और अपने फंड में डील करता है, और ये इसमें अपनी स्किल्स और नॉलेज बेचता है। प्राइमरी रिवेन्यू इसका इंटरेस्ट से आता है और इसका जो है फीस के, और इसमें रिस्क एक्सपोजर क्या है, हाई, और इसमें लो होता है। इसका कोर एग्जांपल है इक्विपमेंट लीजिंग, हायर परचेज और वेंचर कैपिटल, और इसका मर्चेंट बैंकिंग या क्रेडिट रेटिंग। और नेक्स्ट देखते हैं हम हाई लॉन्ग फ्रॉम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हाँ, वेंचर कैपिटल अगेन इंपॉर्टेंट है, फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क। वेंचर कैपिटल तो सीधे सीधे तौर पे समझते हैं हम। शार्क टैंक तो आप सब ने देखा होगा। तो ये जो वेंचर कैपिटल होता है ना, ये सीधे तौर पर शार्क टैंक वाला पैसा होता है। जब कोई नया स्टार्टअप शुरू होता है जिसके पास बैंक को देने के लिए कोई सिक्योरिटीज़ नहीं होती, लेकिन उसका बिजनेस आइडिया बहुत तगड़ा होता है, तब VC फर्म्स उसमें पैसा लगाते हैं। ये बहुत हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वेंचर कैपिटल। अब हम इसके ना स्टेजेस देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट स्टेज है हमारी सीड स्टेज। सीड स्टेज में क्या होता है, जब बिजनेस सिर्फ एक आइडिया होता है, हमारे पास आइडिया है, अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमारे पास एक आइडिया है। सेकंड स्टेज होती है हमारी स्टार्टअप स्टेज। स्टार्टअप स्टेज में हमारा क्या होता है, जब हम एक प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं और टीम रखते हैं। थर्ड स्टेज होती है हमारी अर्ली स्टेज। इसमें क्या होता है, हम मतलब कि छोटे पैमाने पे ना प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं और कुछ ही कस्टमर्स को कनेक्ट करते हैं। फिर आता है हमारा ग्रोथ और एक्सपेंशन स्टेज। इसमें क्या होता है, जब बिज़नेस हिट हो जाए, हमारा प्रोडक्ट पसंद आ जाता है लोगों को और बहुत बड़े लेवल पे हम जब काम करने लग जाते हैं। तो ये हमारी स्टेजेस हो गई वेंचर कैपिटल वर्सेस प्राइवेट इक्विटी। अब डिफरेंस क्या है वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी में? वेंचर कैपिटल तो वही जब हम हमारा बिजनेस स्टार्टअप स्टेज में हो या शुरुआत में हम जिसमें पैसा लगाएं। और प्राइवेट इक्विटी क्या होती है, ये पुरानी और बड़ी कंपनी होती है, ऑलरेडी सारा सेटअप है इसका, तो उसको और एक्सपेंड करने के लिए या तो फंड की ज़रूरत होती है या फिर कोई मतलब इसमें मर्जर करता है या एक्वायर ही कर लेता है, इसको पूरा का पूरा खरीद लेता है, तो होती है प्राइवेट इक्विटीज़। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट रेटिंग और सेबी गवर्नेंस। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग आप ऐसे समझिए जैसे कि स्कूल में बच्चों का रिपोर्ट कार्ड होता था ना, वैसे ही कंपनियों का रिपोर्ट कार्ड होता है जिसको हम क्रेडिट रेटिंग बोलते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग जो देती हैं वो कौन कौन हमें देता है, जैसे कि क्रिसिल या इकरा जैसी एजेंसियाँ जो होती हैं ना, वो क्रेडिट रेटिंग देती हैं बैंक को या कंपनीज़ को, जैसे कि AAA, BBB या C जैसी रेटिंग देती हैं। इससे इन्वेस्टर्स को ना पता चल जाता है कि कंपनियों का उनका पैसा टाइम पर लौट पाएगा या डूब जाएगा। ट्रिपल ए का मतलब होता है बिल्कुल हमारा पैसा जो है इस अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो सेफ़ रहेगा, और C का मतलब होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो ये था हमारा क्रेडिट रेटिंग। और सेबी के रेगुलेशंस क्या होते हैं, क्योंकि अब जो है रेटिंग जो है, ये जो रेटिंग एजेंसियाज़ होती हैं, इन्वेस्टर्स जो है ना इन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, इसलिए सेबी ने ना इसके लिए बहुत ज़्यादा कड़े नियम बना रखे हैं। ये एजेंसियाज़ होंगी ना, तो रेटिंग किस किस को दे सकती हैं, किसको नहीं, सिर्फ उन्हीं को रेटिंग देंगी जिसमें सेल्स टीम और इसकी जो रेटिंग कंपनी होगी वो दोनों अलग अलग हो। और जो रेटिंग एजेंसीज उन्हीं कंपनियों को रेटिंग देंगी जिसमें जो उसके पार्टनर ना हो या फिर इसकी कोई रिश्तेदार वाली कंपनी ना हो। मतलब जैसे होता है ना कि यहाँ हमारी कोई रिलेटिव्स हैं और कोई क्रेडिट एजेंसी हमारी अपनी यहाँ तो होता है अपने रिलेटिव्स के लिए हो, तो अच्छे हमने उनको रेटिंग दे दी, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, तो वो सारी चीज़ें से अभी देखती हैं। फिर अब हमारा आ जाता है मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग और कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस। मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है? मर्चेंट बैंकिंग आप यूँ समझ लो जैसे मर्चेंट बैंकर्स जो होते हैं ना, ये हम आम लोगों के लिए नहीं होते। ये जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े जो कॉरपोरेटिव घराने के जो लोग होते हैं ना, उनके ना ये क्या होते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं, सलाहकार होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, इनका काम होता है बेसिकली मतलब इनके जो पूरे बैंक के सारे जो लीगल पेपर वर्क्स होते हैं वो संभालते हैं, और शेयर
मार्केट में मतलब कि सेबी से जो है ये रजिस्ट्रेशन के लिए परमिशन लेते हैं, और कंपनी का किससे मर्जर होना है, कहाँ एक्विजिशन करना है, सारी चीज़ें जो है ना ये मर्चेंट बैंकर्स देखते हैं, बड़े बड़े लोग इनको हायर करते हैं मर्चेंट बैंकर्स को। तो ये होता है इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस, एक्सपोर्ट, फैक्टरिंग और फोरफिटिंग। एक्सपोर्ट और फोरफिटिंग दोनों ही ना, ये क्या होता है कि हमारा जो उधार पे हमने जो माल बेचा है उसका कैश में बदलना, मतलब कि दोनों ही सेम चीज़ें होती हैं, दोनों का काम एक ही होता है लेकिन है अलग अलग। एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है, एक लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो जो एक्सपोर्ट फैक्टरिंग होती है हमारा, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, 90 से 180 डेज़ के लिए ही होती है। अब ये होती क्या है, जैसे मान लो आपने ना किसी विदेश में सामान बेच दिया और आपने उससे 3 महीने का बिल ले लिया बदले में, जो आपको आप क्या हो, एक्सपोर्टर हो, आपने सामान बेचा तो वो 3 महीने का आपको उसने बिल दे दिया कि 3 महीने बाद में आपको ये, आप इसको कैश करवा लेना, पैसा मिल जाएगा आपको या दे देंगे। तो आप क्या करोगे, आप ना एक फाइनेंशियल एजेंट किसी को भी पकड़ लोगे, उसको हम बोलेंगे फैक्टर। तो आप ना वो बिल जो है ना उसको बेच दो, क्योंकि आपको कैश की ज़रूरत है। तो आपने जो उसको वो जो बिल बेचोगे तो वो आपको फुल पेमेंट नहीं देगा, उसका 80 या 90% जो भी है वो दे देगा कुछ काट कर। तो इसमें क्या होता है ना, रिस्क दोनों पर ट्रांसफ़र होता है। अगर सामने वाली पार्टी ने पैसे ना दिए या मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो आपको भी रिस्क हो सकता है और फैक्टर को भी रिस्क झेलना पड़ेगा। और जबकि फोरफिटिंग में क्या होता है हमारा, फोरफिटिंग में क्या होता है, ये जो इसमें ना ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एक तो सबसे पहला तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और इसमें ये एक प्रोमिसरी नोट की तरह होता है कि अगर वही बिल दिया है, हमने बिल दिया है तो, और अगर ये जो हम बिल है ना, ये जो फोरफिटिंग जो बिल हम बनाते हैं, जो इम्पोर्टर बनाते हैं, जो इम्पोर्टर हमें बोलता है कि इतने दिन में हमें पैसा दे देगा, अगर हमने ये जो है ना, सबसे पहले तो हमने अगर इसको बेचेंगे तो 100% की वैल्यू पे बेचेंगे। और मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैंने माल बेचा किसी को, उसने मेरे को बोला मैं इतने टाइम पीरियड में आपको मतलब दे दूँगा पेमेंट, और फिर मुझे कैश की ज़रूरत पड़ गई, वो मैंने किसी को फैक्टर को बेच दिया और वो पूरी मुझे 100% वैल्यू पे। लेकिन अगर इम्पोर्टर जो है मतलब पैसे ना दे, या इनकेस कुछ भी फ्रॉड करता है, या उसके देश में कोई भी क्राइसिस आ जाते हैं कि वो नहीं दे पा रहा है पेमेंट, तो उसका सारा नुकसान फैक्टर को होगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है, बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है या मीडियम टर्म, इसमें दोनों को रिस्क होता है। इसमें एक्सपोर्टर का कुछ नहीं होता, इसमें 80 से 90% तक की वैल्यू मिलती है, इसमें 100% की वैल्यू मिलती है। ये चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ये होता क्या है, ये भी अमीर लोगों के लिए ही होता है। ये अमीर लोग जो भी होते हैं ना, वो एक कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लेते हैं, किससे, ब्रोकर से। जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, हमारे जो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, आम म्यूचुअल फंड की तरह ऐसा नहीं होता कि जैसे आम म्यूचुअल फंड में सबका पैसा एक ही बास्केट में डाल दें, नहीं, इनका ऐसा नहीं होता कि जहाँ मर्जी वहाँ लगा दें। इनके जो फंड मैनेजर होते हैं ना, वो इनका ना सारा पोर्टफोलियो तैयार करते हैं अच्छे से, सब कुछ देख के कि मतलब कहाँ पे पैसा लगाना है, कहाँ पे नहीं। और ये 2 तरीके से करते हैं, एक तो होता है डिस्क्रिमिनेशन और नॉन डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, वो तो मतलब कि ज़्यादा उसमें छूट दे देते हैं इनको, ये इन फंड मैनेजर्स को, कि अपनी मर्ज़ी से वो जहाँ पे भी पैसा लगाएं करें। और जबकि नॉन डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, उन्हें बार बार उनसे परमिशन लेनी पड़ती है कि कहाँ पे पैसा लगाना है, या कौन सा शेयर खरीदना या नहीं खरीदना। तो ये था हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, इसकी क्लाइंट प्रोफाइलिंग, ये सारे स्टेप्स हैं जो एक एजेंट करता है, क्या सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई दी आपको। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल एंटरप्राइजेज रिस्क मैनेजमेंट। अब ये चीज़ क्या है, या देखने वाली चीज़ ये है कि स्ट्रक्चरल एंटरप्राइज, ये ERM करके भी टॉपिक है, या फिर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, कोई पजल होने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम प्रोसेस लिखना है हमें। तो क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। हमें ये पहचानना होता है, ये पता लगाना होता है कि अगर कुछ जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ गई तो क्या क्या गलत हो सकता है हमारे साथ, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा असेसमेंट और मेजरमेंट। इसमें ना हम मापते हैं कि कितना हमारा नुकसान हो सकता है, जैसे कि कितना करोड़ का नुकसान होगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, या कितना घाटा होगा, क्या चांस है हमारे नुकसान होने की। मिटिगेशन, रिस्क मिटिगेशन में क्या होता है, नुकसान को कम करना। हम नुकसान किस तरीके से, नुकसान तो होना है हमें पता है, तो हम उसको कम भी करने के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे कि हम बैंक है, बैंक लोन देता है, तो बैंक सोचेगा कि अगर लोन डूब गया तो सारा ही पैसा गया, तो उसकी रिकवरी के लिए वो पहले से ही क्या प्लान कर लेगा, या तो उससे कोलेटरल ले लेगा या उसका इंश्योरेंस करवा लेगा, तो उससे क्या होगा, रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, और हमें ना टाइम टू टाइम जो है चेक करते रहना चाहिए जो रिस्क है वो अपनी लिमिट के अंदर है या नहीं है। अब हमारे शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं। शॉर्ट नोट्स जैसे कि UPI पेमेंट इंटरफेस। UPI क्या होता है, आता है कई बार, ये भी पूछा जाता है। जैसे कि UPI क्या होता है, UPI होता है, इसे NPCI ने बनाया है। ये एक ऐसा डिजिटल स्ट्रक्चर होता है जो बिना अकाउंट नंबर, बिना IFSC कोड के, सिर्फ वर्चुअल ID के थ्रू, जैसे कि मोबाइल नंबर से ही दोनों बैंकों में ना फ़ंड ट्रांसफ़र कर देता है। और ये 24 घंटे काम करता है, कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम। तो ये हमारा UPI होता है। नेक्स्ट है हमारा असेट सिक्योरिटाइजेशन। ये क्या होता है, मान लो एक बैंक है, बैंक ने ना हज़ारों लोगों को, कई हज़ार लोगों को मतलब लोन दे रखा है 20 साल के लिए, होम लोन दे दिया। तो अब बैंक ने तो होम लोन दे दिया है, तो अब बैंक के जो पैसे हैं वो 20 साल के लिए ब्लॉक हो गए। तो अब बैंक क्या करेगा, अब जितने उसने लोन दिए हैं ना, ये होम लोन, उन सब
सबको इकट्ठा करके एक पूल बना देगा और ना फिर उसका बॉन्ड्स बनाकर ना इन्वेस्टर्स को बेच देगा और फिर उसके बदले में ना कैश ले लेगा और फिर कैश लेके फिर वो फर्दर अपने आगे के लोन देगा। ये होता है एसेट सिक्योरिटाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। पहले क्या होता था कि पहले के टाइम पे, अब तो काफ़ी चेंज हो गई है बैंकिंग सर्विसेज हमारी। पहले क्या होता था कि चेक जो थे क्लियरिंग करने के लिए ना काफ़ी लंबा टाइम लग जाता था। जो रियल चेक होते थे वो सारी मतलब एक गाड़ी आती थी, उसमें लेके एक सिटी से दूसरी सिटी जाते थे, फिर वहाँ पे चेकिंग होती थी, फिर वो चेक क्लियर होता था, तो ऐसा वीक लग जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, जब से CTS आया है तो अब क्या होता है, हम वो चेक को स्कैन करते हैं हाई क्वालिटी में और जो भी जिस बैंक का चेक होता है उधर वो ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर वो सारी चीज़ें चेक करके कि सब कुछ ओके है तो वो उसको प्रोसेस कर देते हैं और फिर वो अगले दिन फंड आ जाता है, क्लियर हो जाता है चेक। तो ये हमारा CTS था। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉकचेन इन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। ब्लॉकचेन क्या होता है, ये एक ना डिजिटल लेजर होता है एक तरीके का, जो ना सभी नेटवर्क मतलब बैंक के सभी नेटवर्क के पास होता है, अपडेट होता है ये। इससे क्या होता है कि कोई भी ना हैक नहीं कर सकता आपका डाटा जो है, ना कोई हैक होगा ना कोई बदल सकता है इसको। इससे जो होती है ना, जो ट्रांसफ़र फंड का ट्रांसफ़र होता है, इंटरनेशनल पेमेंट्स होती हैं, वो एकदम फास्ट और बिना किसी फ्रॉड के हो जाती हैं। तो ये होता है ब्लॉकचेन हमारा। अब है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग डायनामिक। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, जब कोई कंपनी, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है हमारा, जब कोई कंपनी अपना ये परफॉर्मेंस सुधारने के लिए क्या करती है, बिज़नेस का जो अपना स्ट्रक्चर है ना पूरा बदल देती है। जैसे कि मर्जर कर दिया, दो कंपनियां आ गई, अपना एक्सपेंड करना है उन्हें बिज़नेस, तो उन्होंने मर्जर कर लिया। या फिर कोई एक बड़ी कंपनी थी, उसको बांट के 2-3 सब्सिडीज़ बना दी उसकी, तो ये होता है हमारा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको समझ में आए होंगे जैसे मैंने समझाया है, और चांसेस हैं कि ये आए। और आपको अगेन PDF चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे MMPF 6। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू, बाय बाय।